ये कहानी एक ऐसे जांबाज कमांडो के गिर्द घूमती है जिसने पाकिस्तान को दो लख्त होने से बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाकर भारत को तिगनी का नाच नचाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने अपने अपने थैलों से दस्ती बम निकाले और कमांडो 2 और कमांडो 3 के जिस्मों पर मुख्तलिफ जगहों पर बहुत से बम बांध दिए। दो बम उन लोगों ने अपने हाथों में थामे और जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। वो बड़ा रक्त अंगेज मंजर था। सुनसान जंगल में 4 जवान खड़े थे जो रंगो नस्ल के एतबार से मुख्तलिफ थे, ज़बान और इलाके के लिहाज से जुदा थे, कौम और बरादरी में अलग अलग थे। उनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक ही रिश्ता था, दीन का रिश्ता, दीन की खातिर हासिल किए गए वतन का रिश्ता, वतन की हिफाजत के लिए बनाई गई तंजीम का रिश्ता। शायद 4 सगे भाइयों में भी इतनी मोहब्बत और एक दूसरे पर जान नछावर कर देने का वो लाजवाल और बेमिसाल जज्बा ना पाया जाता हो जितना इन चारों में था। हम लोग मोहब्बतों की इंतहाई शिद्दत से एक दूसरे से गले मिल रहे थे और फिर कमांडो 2 और 3 अपने मिशन पर रवाना हो गए। मैं और कमांडो 1 जल्दी जल्दी अपना सामान समेट कर झाड़ियों में छुपते छुपाते एक टीले नुमा जगह पर पहुंचे। ये जगह भी घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी, मगर ऊंची होने की वजह से हम यहाँ से बआसानी दूर तक देख सकते थे। हमने खुद को झाड़ियों में छुपाते हुए तमाम बम निकाल कर अपने करीब रखे, अस्टेन गनों को थामा और फायरिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। हमने देखा कि हमारे दोनों साथी झाड़ियों के दरमियान से करालिंग करते हुए तेजी से दुश्मन की जानब बढ़ रहे थे और फिर दुश्मन के टैंकों से कोई 30-40 कदम के फासले पर वो दोनों जमीन पर चित लेट गए। उन्होंने खुद को घनी झाड़ियों में अच्छी तरह छुपा लिया था। उनके दोनों हाथ अतराफ में फैले हुए थे और उनमें बम दबे हुए थे। हम लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए दिलों को संभाले दुश्मन के टैंकों को उनकी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। देव पैकर टैंक शोर मचाते और झाड़ियों को रोनते हुए मस्त हाथी की तरह चले आ रहे थे। मौत, हैरत अंगेज मौत लम्हा ब लम्हा उनसे करीब तर हो रही थी। टैंक बिल्कुल उनके सर पर आन पहुंचे थे। हमारी सारी कुव्वत सिमट कर हमारी आंखों में आ गई थी। हमारे दिल हमारी कनपट्टियों में धड़क रहे थे। हमने दस्ती बम को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ा और पिन को दांतों में दबाया। हम किसी लम्हे भी हमला करने के लिए तैयार थे। सारे जिस्म के पट्टे तन गए थे और एक अजीब सा सुरूर रूह में हलूल कर गया था। हमारे दोनों साथी अल्लाह के लिए और अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए हासिल किए गए वतन की खातिर खुद बढ़कर मौत के मुंह में जा बैठे थे। मगर कैसी सुहानी मौत! इधर जिस्म से जान का नाता टूटा, उधर रहमत खुदावंदी ने बढ़कर इस साइद रूह को अपनी आगोश में ले लिया। टैंक अब उनसे चंद कदम के फासले पर थे और मुसलसल आगे की जानब आ रहे थे। हम देख रहे थे कि टैंकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं और असलहे से लदे हुए ट्रक भी। 4 मुजाहिद अपने से 1000 गुना ज्यादा बड़ी कुव्वत के सामने डट गए थे। फिर हमारी आंखों ने वो कुछ देखा जो शायद तारीख ने इससे पहले कभी न देखा था। 2 टैंक बैक वक्त उन दोनों मुजाहिदों के जिस्मों पर चढ़ गए और फिर जिस्मों से बंधे हुए कई बम एक जोरदार धमाके से फटे। अल्लाह के सिपाही अपने रब से जा मिले, मगर दुश्मन को भी जहन्नम वासल कर गए। दोनों टैंकों के परखचे उड़ गए। गर्द और धुएं का एक बगोला सा उठा और आसमान की तरफ बढ़ता चला गया। फिर इस बगोले की जड़ में सुर्खी भी नजर आने लगी। सुर्ख शोले तेजी से लपक रहे थे। हमले के लिए बिल्कुल तैयार होने के बावजूद अपने अजीम साथियों की सजीब और दर्दनाक मौत पर शिद्दत कुर्ब से बेअख्तियार हमारी आंखें बीच गईं। दिल दर्द की हिद्दत से पिघलने लगा और दिमाग इंतकाम की शिद्दत से जलने लगा। मगर सिर्फ एक लम्हा इस कैफियत में गुजरा। फिर इसके बाद तो हमने गोया दस्ती बमों की बारिश ही कर दी। एक जज्बा था फना हो जाने का या फना कर देने का जज्बा। इतनी फुर्ती और तेजी न जाने कहां से हमारे बदन में आ गई थी कि एक बम अभी हवा में ही होता था कि हम उसके पीछे दूसरा और तीसरा बम रवाना कर देते थे। धमाके ही धमाके हो रहे थे। हम अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते तो यूं लगता जैसे सारा जंगल हमारे नारों का जवाब दे रहा है। जंगली जानवरों का शोर, इंसानों की चीखों पुकार और बम्बों के धमाकों की पेहम सदा। हम 2 आदमी हर तरफ से दुश्मन पर भारी पड़ रहे थे। अल्लाह की नुसरत आन पहुंची थी जो वाहिद भी है और दर हकीकत सुपर पावर भी। दुश्मन एक छोटी सुपर पावर के असलहे के घमंड में न जाने क्या सोच के निकला था, मगर अब बौखलाहट और खौफ के मारे जवाबी कार्रवाई करने का भी होश नहीं था। फिर शायद हमारा फेंका हुआ कोई बम उनके असलहे से लोड ट्रक पर गिरा और धमाकों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जंगली झाड़ियों ने भी आग पकड़ ली थी जो इंतहाई तेजी से फैल रही थी। हम हालांकि नदी के दूसरी तरफ थे, मगर किसी लम्हे भी कोई चिंगारी इस तरफ आकर जंगल को जहन्नम का नमूना बना सकती थी। अब वहां रुकने की ना तो फुर्सत थी ना जरूरत, क्योंकि खुद दुश्मन का असलहा उस पर अजाब इलाही बनकर बरस रहा था।
इसलिए हम दोनों ने तेजी से जो मुमकिन हो सका सामान समेटा और नदी में कूद गए। हम पानी के बहाव के साथ साथ जनूब की सिमत तेज रफ्तारी से तैर रहे थे। धमाकों की आवाजें और जंगल का शोर आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होता जा रहा था। हम देर तक तैरते रहे और काफी दूर तक निकल आए थे। जिस रफ्तार से हम लोग तैर रहे थे वो किसी ओलंपिक रिकॉर्ड से दुगनी रफ्तार होगी। बहरहाल बहुत आगे जाकर हम लोग रुके और नदी से बाहर निकले। यहाँ जंगल ज्यादा घना नहीं था। हमने एक दरख्त के नीचे बैठकर अपना सांस दुरुस्त किया और इस कामयाबी पर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही के करम का नतीजा थी, वरना कहाँ 2 अफराद और कहाँ लश्कर जर्रार। कमांडो 1 ने मुबारकबाद देते हुए कहा, मुबारक हो कमांडो 4, हमने बुज़दिल और कमीने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। कम ज़र्फ दुश्मन ताकत के नशे में बदमस्त हमलावर होकर समझता था कि पाक धरती को अपने कदमों से नापाक कर देगा, मगर भूल गया था कि अल्लाह के शेरों से वास्ता पड़ा है। अल्लाह का सद एहसानो शुक्र है कि उसने हमारी मदद फरमाई। मैंने उसकी तायद में गर्दन हिलाई। वो कहने लगा, मगर कमांडो 2 और 3 की कुर्बानी का हमारी कामयाबी में बहुत ज्यादा दखल है। कमांडो 2 और 3 का जिक्र आते ही हमारे दिल मलूल हो गए। कैसे अजीम लोग थे, कैसे बेलोस और बहादुर। बेशक जिस मुल्क में ऐसे जानिसार जवान मौजूद हों उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। हमने उन दोनों के हक में दुआए मगफरत की और कमांडो 2 ने थैले से ट्रांसमीटर निकालते हुए कहा, मैं मेजर साहिब को सूरत हाल से आगाह करता हूँ। ट्रांसमीटर पर मेजर साहिब की फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद कमांडो 1 ने अपना पैगाम नशर किया और मेजर साहिब को अपनी तमाम कारगुजारी सुनाई। मेजर साहिब बहुत खुश हुए, हमें खूब शाबाशी दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमारा मिशन अभी अधूरा था, यानी चौकी पर कामयाब हमला। मेजर साहिब ने बताया कि उन्हें ताज़ा कुमक पहुंच चुकी है और वो खुद बढ़कर हमलावर हुआ चाहते हैं, इसलिए हमें भी चौकी तक पहुंचकर उन्हें गाइड करना चाहिए। हमसे पूछा गया कि हम कब तक चौकी पहुंच सकेंगे। कमांडो 1 ने फासले का अंदाजा करते हुए 1.5 घंटे का वक्त मुकर्रर किया और तय ये पाया कि अब से ठीक 1 घंटा 30 मिनट के बाद मेजर साहिब की तरफ से हमला हो जाएगा और हमें चौकी के अंदर रहते हुए एक्शन लेना होगा। कमांडो 1 ने ट्रांसमीटर ऑफ करके दोबारा बैग के अंदर रखा और मुझे इशारा करते हुए अपना सामान समेट कर उठा और चौकी की तरफ चलने का इरादा किया। मैं भी फौरन उसके साथ चल दिया। हम लोग तेज रफ्तारी से फासला तय कर रहे थे। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा और 30 मिनट थे, जिसमें हमें न सिर्फ चौकी तक पहुंचना था बल्कि वहां के हालात से आगाही भी हासिल करना थी और जरूरी इक़दामात करने थे। आग सारे जंगल में फैलती जा रही थी कि अल्लाह की रहमत जोश में आ गई और एक बार फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हम लोग किट बैग को कमर पर डाले, स्टेन गने हाथों में थामे अपनी मंजिल की तरफ रवां थे। जूं हम आगे बढ़ रहे थे जंगल घना होता जा रहा था। बारिश के पानी ने मिट्टी के साथ मिलकर कीचड़ की सूरत हाल अख्तियार कर ली थी, जो हमारे जूतों और कपड़ों से लिपटी पड़ रही थी, मगर हम किसी चीज की परवाह किए बगैर आगे और आगे बढ़ते रहे। अलबत्ता घने जंगल और कीचड़ ज़दा जमीन की वजह से हमारी रफ्तार में खासी कमी आ गई थी। 45 मिनट की भाग दौड़ के बाद हम चौकी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब हमें रींग रींग कर आगे बढ़ना था। कुछ ही देर बाद हमें खारदार तारों की बाड़ नजर आई, जो चौकी को महफूज करने के लिए हदबंदी के तौर पर लगाई गई थी। हम क्रॉलिंग करते हुए वहां तक पहुंचे। कमांडो 1 ने बैग से एक प्लास नमा कटर निकाला और तारों को 2-3 जगह से काट कर अंदर घुसने की जगह बनाई। हम लोग रींग रींग कर चौकी की हदबंदी के अंदर पहुंच गए। इसी तरह खिसकते हुए अंदर काफी दूर तक चले गए। अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हम लोग मौत की सरहद में आ गए थे। किसी लम्हे भी कोई अंधी गोली हमारी जिंदगी का चिराग गुल कर सकती थी, मगर हम मौत से नहीं डरते थे। हमने अपने रब के अलावा किसी से डरना नहीं सीखा था। मौत तो खुद हमसे डर कर भागती थी, और क्यों न भागती, आखिर हम अल्लाह के मुजाहिद बंदे थे। ये एक अजीब मामला है कि इंसान जिस चीज की शदीद तमन्ना करता है उसका हुसूल उसे मुश्किल नजर आता है। अगर कोई शख्स दौलत दुनिया समेटने की कोशिश करता है तो दुनिया उससे भागती है। कोई जिंदगी की तमन्ना करता है तो मौत उसे आ लेती है। जो मौत की तलाश में सरगर्दान रहते हैं, जिंदगी उनके पीछे पीछे दौड़ी फिरती है। हम लोग मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन की गाड़ियां और पैदल पहरेदार हमसे काफी फासले पर घूम फिर रहे थे। चौकी क्या थी, पूरे का पूरा कला था। फौजियों की तादाद और बड़ी तवीलो अरीज इमारत देखकर महसूस होता था कि किसी बड़ी छावनी में आ गए हैं। रनवे और हेलीपैड भी नजर आ रहा था। बेशुमार ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक खड़े थे। यहाँ यकीनन असलहे का भी खूब जखीरा होगा। कमांडो 1 ने बनजर गौर चौकी का जायजा लेते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि यहाँ एक बड़ा एमुनिशन डिपो है। हमारी फौज अगर साल भर भी लड़ती रहे तो यहाँ काबिज ना हो सकेगी, इसलिए जरूरी है कि हम एमुनिशन डिपो को तबाह कर दें।
फिर उसने ताईद तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा और मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। हम दोनों जमीन पर लेटे हुए थे। दुश्मन के प्यादा सिपाही राउंड पर थे। फिर हमने देखा कि 2 मुसल्लह फौजी टहलते और बड़े चौकन्ने अंदाज में इधर उधर नजर दौड़ाते हुए इस सिमत चले आ रहे थे जिधर हम लोग बैठे हुए थे। कमांडो 1 ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि हमें इन दोनों को घेरना है। मैंने हाँ के अंदाज में गर्दन हिला दी। घनी झाड़ियां और कीचड़ हमारी मददगार साबित हो रही थी। कमांडो 1 और मैं 2 मुख्तलिफ झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। मैंने देखा कि कमांडो 1 जिस झाड़ी में दुबका हुआ था वहां पानी काफी था और वो गर्दन तक पानी में डूब कर बैठ गया था। सिर्फ उसकी गर्दन और रस्टेन गन की नाल बाहर झांक रही थी। इसी असना में मैंने देखा कि उन दोनों फौजियों में से एक ने अपने पेट को दबाया, दूसरे साथी को मखसूस इशारा करते हुए झाड़ियों की तरफ भाग गया। दूसरा फौजी जो कि सिख था मुस्कुराता हुआ इस सिमत बढ़ने लगा जिधर हम थे। वो बेखबर सिपाही धीरे धीरे टहलता और कुछ गुनगुनाता हुआ चला रहा था, खुद अपनी मौत की तरफ। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मौत उससे चंद कदम की दूरी पर उसकी मुंतजिर है। फिर वो हमारे बिल्कुल करीब पहुंच गया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मेरे और कमांडो 1 के बिल्कुल दरमियान। मेरी नजरें उस सिख फौजी पर मरकूज थीं कि मैंने करीब ही से मेंढक के टराने की आवाज सुनी। ये आवाज उसी झाड़ी से बरामद हो रही थी जहां कमांडो 1 छुपा हुआ था। कमांडो 1 शायद मेरी तवज्जो अपनी जानब मबजूल कराना चाहता था और इशारा दे रहा था। फिर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो एक बेसाख्ता कहका मेरे हलक से निकला। ये बड़ी खतरनाक बात थी। दुश्मन का मुसल्लह सिपाही मेरे सर पर खड़ा था। मैं दुश्मन के हसास तरीन इलाके में मौजूद था और इंतहाई नाजुक हालात थे। थोड़ी देर पहले ही दुश्मन का काफी नुकसान हो चुका था और वो बुरी तरह खार खाए हुए था। मैं जो चंद लम्हे पहले शिकारी था अब खुद शिकार होने वाला था। इस बेवक्त हंसी ने सारा काम खराब कर दिया था। दुश्मन का बेखबर सिपाही खबरदार हो चुका था। वो बुरी तरह चौंका था और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में तेजी से घूमा और गन का रुख मेरी तरफ करके गरिशदार आवाज में चीखा, हैंड्स अप। मगर हैंड्स अप की आवाज उसके मुंह से पूरी तरह ना निकल सकी, बल्कि जो अल्फाज मेरी समात तक पहुंचे वो थे, हैंड्स अप। इसके साथ ही वो सिख फौजी जमीन पर आ रहा। उसकी इस पोजीशन पर मेरी हंसी और तेज हो गई, मगर मैंने मुंह पर सख्ती से हाथ रख कर आवाज को दबा दिया था। मेरी इस कोशिश से आवाज तो मेरे हलक में दब गई, मगर मैं हंसी पर पूरी तरह काबू नहीं पा सका। कमांडो 1 जल्दी से झाड़ी से निकला और इस मुर्दा फौजी को घसीट कर मेरी झाड़ी में ले आया और बोला, क्या बेवकूफ़ी है, ये हंसने का कौन सा मौका था। मैंने बमुश्किल अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, सर बुरा ना मानिएगा, दरअसल जब आपने ट्रा कर मुझे मुतवज्जा किया और मैंने देखा तो आप झाड़ी में दुबके हुए बिल्कुल एक बरसाती मेंढक लग रहे थे। बस मुझे हंसी आ गई, मगर ये हैंड्सा कैसे मर गया। तब कमांडो 1 ने बताया, जैसे ही ये तुम्हारी हंसी सुनकर तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुआ तो मुझे खतरा लाहिक हुआ कि ये अब फायर कर देगा। तब मैंने अपना शिकारी चाकू जो कि पहले ही निकाल चुका था फेंक मारा, जो कमर की तरफ से बिल्कुल उसके दिल पर लगा और ये वक्त ज़ाया किए बगैर जहन्नम में चला गया। अच्छा, अब दूसरे का क्या करें, मैंने पूछा। चलते हैं, उसे भी जिंदगी के बंधन से आज़ादी दिलाते हैं, कमांडो 1 ने कहा और हम दोनों दोबारा दबे पांव झाड़ियों की आड़ में छुपते छुपाते उस तरफ चले जिधर दूसरा इंडियन फौजी गया था। जल्द ही एक झाड़ी के पीछे हमें उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो शायद बहुत जरूरी काम से फारिग हो रहा था। कमांडो 1 ने मुझे आगे जाने को कहा और खुद ऐन उस झाड़ी के अकब में चला गया जहां शिकार मौजूद था। चंद लम्हों के बाद मैंने करीब ही से भेड़िए के गुराने की आवाज सुनी और साथ ही उस हिंदू फौजी को झाड़ी में से निकलते देखा। वो एक हाथ से बंदूक थामे और दूसरे से अपनी पतलून चढ़ाने की कोशिश करते हुए भागा आ रहा था। उसके मुंह से खौफजदा सी आवाजें निकल रही थी, बाप रे राम राम, भेड़िया आ गया। फिर यूं ही वो भेड़िए का बच्चा मेरे करीब पहुंचा। मैंने झपट कर उसकी गर्दन दबोच ली और कमबख्त का टैंटवा दबा दिया। कमांडो 1 भी मेरे पास पहुंच चुका था। अब हमने फैसला किया कि हम इन मुर्दा फौजियों का यूनिफॉर्म पहनकर उनकी चौकी तक पहुंचेंगे। सो मैंने उस लाश के कपड़े उतारे, उसकी जेब से फौजी शनाख्ती कार्ड निकाला और दीगर जरूरी सामान अपने कब्जे में किया। शनाख्ती कार्ड से उसका नाम मनोहर लाल मालूम हुआ। वो एक लांस नाइक था। बहरहाल उसके मुतालिक कार्ड से हासिल शुदा मालूमात मैंने अपने हाफजे में मुंतकिल की और उसे एक झाड़ी में धकेल दिया। कमांडो 1 पहले ही उस दूसरे सिख फौजी का लिबास उतारने जा चुका था। मैंने जल्दी जल्दी उस हिंदू फौजी का यूनिफॉर्म पहना और कमांडो 1 की तरफ चला। वो भी लिबास तब्दील की, अब सामने आईना रखे अपने चेहरे पर एक अदद दाढ़ी का इजाफा कर रहा था। एक चिपटा सा मेकअप बॉक्स उसके हाथ में था। आधे घंटे की मेहनत के बाद कमांडो 1 उस मुर्दा सिख फौजी का हमशक्ल बन चुका था। जहां पर हम लोग बैठे थे वो जगह आम गुजरगाह से काफी फासले पर थी। हमारे यहाँ क्याम के दौरान कई फौजी गाड़ियां दूर दूर से गुजरी। मेकअप कर चुकने के बाद कमांडो 1 ने गहरी नजरों से खुद अपना मुआयना किया
और मेरी तरफ रुख करके पूछने लगा, क्यों बाऊजी असी सिख लगदे हाँ ना? मैंने कहा, तुसी ते जमांदरू सिख लगदे हो जी। मेरे जवाब पर कमांडो हंस दिया। फिर मैंने कहा, अब मैं आपको उस हिंदू फौजी का रोल प्ले करके दिखाता हूँ। तब मैंने एक हाथ में उस मुर्दा फौजी की राइफल और दूसरे हाथ में अपनी पतलून की बेल्ट पकड़ी और बेहंगम अंदाज में भागते हुए कहा, अरे बाप रे, राम राम, भेड़िया आ गया। मेरी अदाकारी देखकर कमांडो 1 और ज्यादा जोर से कहका लगाने पर मजबूर हो गया। हमारे पास वक्त बहुत कम था। तयशुदा 1.5 घंटे में से 85 मिनट गुजर चुके थे और हमें जो कुछ भी करना था सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर करना था। कमांडो 1 का दिमाग बिल्कुल हाजिर था और मंसूबे तख्लीक पा रहे थे। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, कमांडो 4, साबका तजर्बे से ये सबक मिला है कि हम सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के असलहे को तबाह करने की कोशिश करें। इस तरह हम उन्हें कम वक्त में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा अब तुम लोड ट्रकों को निशाना बनाओगे और मैं उस डिपो तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो शायद इस इमारत के अंदर कहीं वाक़ है। बहरहाल हमें दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर देना है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हैं। हमें जो कुछ करना है इन्हीं 5 मिनट में करना है। मैंने कहा, राइट सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर हम लोग वहां से उठने ही वाले थे कि एक अजीब बात रूनुमा हो गई। हमारे बाएं सिमत मगरब की तरफ से अचानक धमाकों की सदाएं गूंजने लगी। हालांकि प्रोग्राम के मुताबिक मेजर साहिब को अभी 5 मिनट के बाद हमला करना था, मगर यूं लगता था जैसे हमला हो चुका है। कमांडो 1 भी कान लगाए ये आवाजें सुन रहा था। उसके माथे पर शिकने नमूदार हो रही थी। वो किसी गहरी सोच में था। फिर उसने एक लंबी सांस मुंह से खारिज करते हुए कहा, शायद दुश्मन को हमारी फौज की पेशकदमी का इल्म हो गया है, इसलिए इंडियन फौज ने खुद हमला कर दिया है। अब सूरत हाल और भी ज्यादा नाजुक हो गई है। हमें फौरन दुश्मन के हसास मुकामात पर हमला करना होगा ताकि न सिर्फ उसकी सप्लाई लाइन कट जाए बल्कि वो 2 तरफा हमले से भी खौफजदा हो और उसका एमुनिशन भी तबाह हो जाए। कमांडो 4, जल्दी करो, बैग से टाइम बम निकाल कर सब में 5 मिनट का वक्त मुकर्रर करो। मैंने जल्दी से अपने किट बैग में से टाइम बम निकाले और उनमें 5 मिनट का वक्त सेट कर दिया। कमांडो 1 भी ये काम कर चुका था। हमने अपना बाकी मानदा सब सामान वहीं एक जाड़ी में छुपा दिया और तकरीबन दौड़ते हुए उस आम गुजरगाह तक पहुंचे जहां से ट्रक और जीपें गुजर रही थी। अभी हमें वहां खड़े हुए चंद लम्हे ही हुए थे कि एक फौजी ट्रक आता हुआ नजर आया। कमांडो 1 ने उसे हाथ के इशारे से रोका। हम दोनों कूद कर ट्रक के पिछले हिस्से में सवार हो गए। ये ट्रक खाली था और अंदर इमारत की तरफ जा रहा था, शायद फौजी जवानों को लेने के लिए। हमारा इंडियन यूनिफॉर्म और मेकअप खूब काम आ रहा था। ड्राइवर को हम पर जरा शक न हो सका। जल्द ही हम अंदर इमारत के पास पहुंच गए। यहाँ अजीब भगदड़ मची हुई थी। फौजी जवान धड़ाधड़ अपनी बैरकों से निकल रहे थे और वहाँ पहले से मौजूद ट्रकों में सवार हो रहे थे। असलहे से लोड ट्रक भी एक जानब तैयार खड़े थे। सब ट्रक स्टार्ट थे और किसी भी लम्हे वहाँ से रवाना हो सकते थे। कमांडो 1 ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, खुदा हाफिज कमांडो 4। मैंने भी जेरे लब अल्लाह निगहबान कहा और दोनों ट्रक से नीचे कूद पड़े। नीचे आते ही दोनों का रुख मुख्तलिफ अतराफ में हो गया था। मैं ट्रकों की तरफ भाग रहा था जबकि कमांडो 1 शायद इमारत की तरफ जाने का इरादा रखता था। बहरहाल मैं ट्रकों के नजदीक पहुंचा। हंगामे और अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए 4 टाइम बम 4 मुख्तलिफ ट्रकों में उछालने में कामयाब हो गया था और बाकी मांदा एक बम मेरे लिबास की जेब में मौजूद था। ये जर्मनी साख्ता चिपटे से छोटे छोटे मगर इंतहाई ताकतवर बम थे। 4 मिनट गुजर चुके थे और सिर्फ 1 मिनट बाकी था। मैं 5वां बम एक ट्रक में उछालने के लिए इधर उधर का जायजा ले रहा था और करीब था कि ये बम मेरी जेब से ट्रक में मुंतकिल हो जाता कि एक ऑफिसर को जो शायद सूबेदार था मेरी हरकतों सकनात पर शक हो गया। मैंने चाहा कि जल्दी से वहां से खिसक लूं मगर सूबेदार साहिब ने मुझे रोक लिया। पूछने लगा, कौन हो तुम? मैंने जवाब में अपना नाम और नंबर फटाफट बतला दिया मगर उसे फिर भी यकीन आया और मुख्तलिफ अंदाज से सवाल करता रहा। काफी वक्त गुजर चुका था, सिर्फ 30 सेकंड बाकी थे। मौत बम की सूरत में मेरी जेब में मौजूद थी और ट्रक भी मुझसे दूर नहीं थे जो कि असलहे से भरे हुए थे और सिर्फ 30 सेकंड के बाद यहाँ सूर इसराफील बनने थे। जेब में मौजूद बम से मैं जल्द अज जल्द जान छुड़ाना चाहता था मगर सूबेदार साहिब मुकम्मल इंटरव्यू के मूड में नजर आते थे। मेरे मुंह से शायद कुछ गलत सलत निकल गया था कि उसका शक यकीन में तब्दील होता जा रहा था। तेवर भी बदल रहे थे।